स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है, मानव सभ्यता के विकास से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये पृथ्वी आई, कितने अरब वर्ष पहले आई, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, या पृथ्वी की आयु कितनी है अभी, ठीक है। तो माना जाता है जो पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है, यानी अभी से लगभग 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट्स बता रहे इतिहास में, इससे ज़्यादा कहीं कोई किताब में नहीं लिखा गया, एकदम निचोड़ है। बहुत अच्छे से हमने 10+2 से लेकर के जितना भी बुक है, बहुत सारे बुक से संग्रह किया, कि कहीं आपको कहीं किसी किताब में मिलने वाला नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति जो सूर्य से हुआ है, इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा है कि सबसे प्रधान जो है सौरमंडल में कौन होता है, सबसे प्रमुख कौन होता है, तो सौरमंडल में सबसे प्रमुख कौन होता है, सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है, सभी ग्रह की उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से ही हुई है। यहाँ देखिए, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा कि सबसे प्रधान सौरमंडल में क्या है। सबसे प्रधान सौरमंडल में आपका क्या है, सूर्य है। सबसे प्रधान क्या है, सूर्य है। क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य खत्म हो जाएगा तो सारे ग्रह भी खत्म हो जाएंगे, इतना जान लीजिए। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और सब अपने अपने अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को पावर दे रहा है, खींच रहा है, इसीलिए सब घूम रहा है, नहीं तो सब बंद हो जाए, ठीक है। जहाँ लाइन कटा एनर्जी वाला, बस सारा जो होगा रुक जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की गति को, एक दिन चर्चा भी कर रहे थे, पृथ्वी का गति जो है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, दुर्ग बताए थे ना कि सब उड़ना शुरू हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, बताए थे कि नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्लास से लग गया, यानी जो क्वेश्चन अद्भुत है वो भी क्लास में कभी ना कभी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। और द कोर मूवी के बारे में भी बताए थे आप, ठीक है। तो जो लोग को याद होगा या क्लास में चर्चा करते आप लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, अलग बात है, लेकिन वो सब हमको याद है कि क्लास में चर्चा सारा कुछ हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जेफरे नामक वैज्ञानिक ने, क्या नाम है वैज्ञानिक का, जेफरे, उन्होंने क्या दिया है कि अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति क्या चीज़ से हुई है, सूर्य से। हो सकता है अगले बार पूछ दे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नहीं ये नहीं लिख देना कि भगवान शिव जो है ये चंद्रमा, ये सूर्य दिखाता है ना, ओम नमः शिवाय, लेकिन वो सब जो है धार्मिक ग्रंथ का है, तो वो नहीं कि इनमें से कोई नहीं मार के आ जाइएगा कि महाभारत में रामायण में देखे थे कि उसमें शंकर भगवान जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कर रहे थे, नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति सन से हुआ, ठीक है। तो वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आयु कितना है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। कितना है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है, अभी उतना बिता चुका है पृथ्वी, ठीक है। और सन का बताया जाता है कि 5 अरब साल जो होता है उसकी आयु होती है एक तारे का। तारा बनता भी है, नष्ट भी होता है। आकाशगंगा जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, तारों की निर्माण की प्रक्रिया भी होती है संलयन अभिक्रिया से, हाइड्रोजन हीलियम से, और फिर धीरे धीरे जब तारा एजेड हो जाता है, 5 अरब पुरा दिया, तो वो टूटना भी शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे बल्ब का रोशनी घटता है, बैटरी डाउन होता है तो कैसे घटते जाता है, वैसे ही सूर्य की भी रोशनी धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन लंबा वर्ष है, चूँकि 5 अरब है और हम लोग को जीना है 60 वर्ष, 5 अरब के कंपेरिजन हम लोग, अब 5 अरब कब बीतेगा नहीं बीतेगा, अगर 1 अरब भी बचा हुआ तो बहुत है। हमारे ऐसे ऐसे हजारों जनरेशन बीत जाएंगे वहाँ पे, नहीं, हम लोग तो 60 साल के मालिक हैं वास्तविक रूप में। तो इसीलिए 4 अरब 70 करोड़ वर्ष याद रखना है, पृथ्वी की आयु हो चुकी है, इतना पृथ्वी बिता चुका है। और यहाँ पे जो जीव जगत की जो निर्माण हुई है वो लगभग जो है आपका 3 अरब वर्ष से है, ठीक है। छोटे छोटे जीव आए, सबसे पहले क्या हुआ कि पनीले जीव आए, जल में उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे कह सकते हो पिल्लू टाइप का जलीय, जो कि पनीले जीव, यानी कह सकते हो कि पानी टाइप का जीव, जेली फिश टाइप का उस तरह का जीव हुआ। और पेड़ पौधा की उत्पत्ति हुई है, जो कजली देखते हो ना, कजली,
शैवाल, उससे हुआ। वही धीरे धीरे क्या हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा था, शैवाल में क्या नहीं होता है, पर्णहरित, क्योंकि पत्ता होता नहीं है, यानी पत्ता रहता था पर्णहरित की क्रिया होती, पर्णहरित से भोजन बनाता। कजली जिसको बोलते हो, गांव घर में चापाकल या जहाँ पे रहता तो कजली लग जाता है, पिछड़ जाते हो तुम, वो पृथ्वी पे पौधे की उत्पत्ति का सबसे पहला रूप है। वो कजली से ही धीरे धीरे क्या हुआ है, पौधा का पदार्पण हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी जीव का पदार्पण हुआ है वो आपके जलीय जीव से हुआ। छोटे जीव आए, उसके बाद मछली आया, और आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़िएगा, उसमें आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार में पहला अवतार आपका मीन का ही बताया गया। यानी कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथ का भी अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट मिलाइएगा तो मिल जाएगा, साइंस और उसका। ठीक है, दूसरा जानवर अभी आप पढ़ेंगे कि उभयचर आया। उभयचर में समझ रहे हो, जो जल में भी रहे थल पे भी हो। उसमें आप मेढक बोल सकते हैं, मगरमच्छ बोल सकते हैं, कछुआ बोल सकते हैं, उभयचर प्राणी है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इनमें से किसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, केचुआ उसका आंसर। चलिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन कब से है? अभी क्या बोले कि पृथ्वी पे 1,70,00,000 वर्ष कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, यानी सिर्फ पृथ्वी बनी होगी। उसके बाद जो जीवन की उत्पत्ति 3 अरब साल से आ गया। तो ये नहीं कि मानव आ गया, ठीक है, छोटे छोटे जीव, जलीय जीव आए, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। सबसे पहले क्या आएंगे, मछली आएगा छोटे जीव में, उसके बाद उभयचर आएगा, उसके बाद जा करके स्तनधारी आ जाएगा। स्तनधारी में भी आप देखिए अवतार में देखिए, पहला मीन अवतार, फिर दूसरा कछुआ अवतार, फिर तीसरा सुअर अवतार। सुअर स्तनधारी जीव है और मानव के आसपास का जीव है सुअर। अभी आप अमेरिका में जो हर्ट प्लांट या जो भी किया जा रहा है सब रिसर्च शुगर पे ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है शुगर का और मानव का जो अंदर का जो सिस्टम है ना मिलता जुलता है। ठीक है, तो स्तनधारी जीव है सुअर भी। ठीक है, उसके बाद नरसिंह अवतार आता है, आधा जानवर आधा मानव। आप अगर धार्मिक ग्रंथ को देखेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ आप भूगोल शास्त्र ये जो है तत्व शास्त्रियों के अनुसार देखिए क्या है, मानव सहित विभिन्न पशु पक्षियों एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित व विकसित हुई। अतः आज से लगभग 190 करोड़ पूर्व पृथ्वी पर होने वाले रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्वों से जीवन स्वयं ही अस्तित्व में आ गया। ये कोई बनाया नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार स्वयं जीवन की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव और पार्वती जो है वो धार्मिक ग्रंथ में है, लेकिन विज्ञान क्या बोल रहा है कि जीवों की उत्पत्ति स्वयं हो गई और सब में एक ही धारा बह रहा है। पेड़ पौधे में भी जो जीवन की जो धारा है, जो जीवित रहता है, मानव में भी सब में एक ही धारा बही, वैज्ञानिकों के अनुसार। विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि जीवों के कर्मिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाया है। तो धीरे धीरे कोई जीव बना, धीरे धीरे स्तनधारी बना, उसी में फिर चिंपैंजी बनने लगा होगा, और चिंपैंजी से धीरे धीरे रामापिथिक्स, शिवापिथिक्स नहीं, होमो सेपियंस जिसको बोलते हो आधुनिक मानव, होमो सेपियंस वो बन गया। धीरे धीरे दिमाग बुद्धि बढ़ गया, चूँकि यूज करने लगा। पहले चारों हाथ पैर से चलता था, यानी हाथ पैर चारों जैसे जानवर चलते हैं। अगर पूछे बंदर के पास कितने हाथ और कितने पैर हैं तो क्या बोलोगे? 2 हाथ नहीं, 2 हाथ 2 पैर हैं। जितने भी जानवर है मानव छोड़ करके सबके पास पैर ही, हाथ किसी के पास नहीं है। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। बंदर की वो चारों पैर ही, ठीक है, वो चारों पैर ही है। झोला छीन लिया लेकिन चलता तो पैर से ही है ना। वो उसको देखा खड़ा होकर के चलते हुए, खड़ा होकर चलेगा, मदारी वाला आएगा उसको कुछ देर 2, 4, 5 मिनट तो खड़ा होकर तो हाथियों को दिखा देता है, मदारी वाला शेर को भी दिखा देता है। वो तो ट्रेंड कर देता है, मार के छड़ी से जो है उसको एकदम खड़ा कर देता है। लेकिन है वो जितने भी जानवर है ना सबके पास चारों पैर, मतलब हाथ नहीं होते, चारों पैर ही है। ठीक है, मानव के पास ही हाथ, इतना जान लीजिए। वो सब टीवी में देखता है ना, बैग लेके बंदर जो जा रहा है स्कूल करने,
वो सब बस देखो, बस आनंद लो। वो सब विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि जीवों के कर्मिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाया है। जैव उद्विकास का सिद्धांत, ये क्वेश्चन देखो, अगर आपका डीपली पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जैव उद्विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, तो लेमार्क ने दिया। किसने दिया? बीपीएससी का हिट लिस्टेड क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से जान लीजिए। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, पूरा नाम क्या है? सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, 1774 से 1829 इनका जीवन काल है। इसने जैव उद्विकास का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कभी ना कभी आप देखिएगा बीपीएससी पूछेगा यह क्वेश्चन। जैव उद्विकास का जनक किसको कहा गया है? लेमार्क को कहा गया है, एकदम याद रखिएगा। और उसकी पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। उसमें क्या लिखा है उसने? जैसे किसी अंग का नियमित उपयोग किए जाने पर वह अधिक विकसित हो जाती है और अगर हम उस अंग का प्रयोग ना करें तो धीरे धीरे अपघटित हो जाती है। जिराफ, हाँ, जिराफ पहले उसका उतना बड़ा गर्दन नहीं होता था, ठीक है। जब उसको पृथ्वी घास नहीं मिला, बड़े बड़े पौधे थे एक समय में, तो वह जिराफ जो है अपना ऊंचाई पर खाने के लिए पत्ता गर्दन को बढ़ाता था और धीरे धीरे क्या हो गया, वो उसका गर्दन बड़ा हो गया, ठीक है। तो कभी जिराफ का भी गर्दन छोटा हुआ करता था, तो धीरे धीरे, तो यही बोलता है कि जिस अंग का वो ज़्यादा प्रयोग किया। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जो आदमी बायां हाथ से लिखता है, बायां हाथ से काम करता है, उसका बायां हाथ ज़्यादा मजबूत रहता है, दायां हाथ उसका कमज़ोर रहता है। गौर किया है? नहीं गौर किया तो तुम भी जो हाथ का यूज करो या तुम जिस अंग का यूज करोगे ना वो तुम्हारा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर तुम यूज नहीं करोगे तो वो अंग तुम्हारा जो है कमज़ोर हो जाता है। हाथ है, ठीक है, हाथ का यूज नहीं कीजिए आप, बहुत दिन तक हाथ काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और धीरे धीरे जीन भी जो होता है ना उसके अनुसार से चेंजिंग आने लगता है, ठीक है। तो यही बात बोलता है आपका लेमार्क कि आप जो अंग का प्रयोग करते हैं जितना, वही अंग आप में रहेगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो मनुष्य के पहले पूंछ था, ठीक है। जब से मनुष्य ने कपड़ा पहनना शुरू किया होगा धीरे धीरे पूंछ का महत्व खत्म हो गया, पूंछ ही हट गया। नहीं तो पूंछ जो है मानव में अभी भी जो है, डॉक्टर के पास जाओगे, हड्डी वाला डॉक्टर बोले, कहोगे ना कमर दर्द करता है, तो बताता है कि वो जो है ना आपका वो थोड़ा सा खिसक गया, जो पूंछ वाला जो हड्डी है ना बीच में जो रहता है, दोनों थाई के बीच में जो हड्डी है वो इधर उधर हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर लोग को पता है कि वो कौन सा, जैसे आपके पेट में रहता है घास पचाने, स्टार्च को पचाने के लिए, जैसे अपेंडिक्स हुआ करता था। अभी जाओगे डॉक्टर, देखा बड़ा है तो काट के हटा दिया, काट के ही हटा देगा, अपेंडिक्स को हटा देता है। क्यों हटा देता है? उसका यूज ही नहीं है, क्योंकि तुम उस टाइप का भोजन करते ही नहीं हो। घास खाते हो, पत्ता चबाते हो, नहीं चबाते हो ना। लेकिन बंदर देखो पत्ता भी चबा लेता है। बंदर को सब दिन फल फ्रूट्स मिलेगा, जैसे वो खरीद के खाएगा बेचारा। जंगल में क्या मिलेगा, फूल पत्ती कंदमूल या कुछ भी खाता है नहीं, कुछ तो वो क्या करेगा, नया नया पत्ती जो होता है ना उसको खाता है बंदर। गौर करना, घास नहीं खाता है, वो भी पत्ता होता जो है, जो उसको खाने लायक लगता होगा खाता होगा। वो लोग का अपना क्लास चलता होगा, क्या रहे। तो कहने का अर्थ है मेरा कि बंदर अपेंडिक्स का यूज कर लेता होगा, लेकिन मानव को जरूरत है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर उस टाइप का भोजन भी करते हैं तो उसको पका करके खाते हैं, तो स्टार्च वो गल जाता है, तो हमारा भोजन पच जाता है। ऐसे डायरेक्ट खा लेंगे तो पचेगा ही, क्योंकि हमने बहुत वर्षों से वो खान पान छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। इसीलिए जैसे दांत देखो, जो मांसाहारी जीव होंगे ना उसका दांत मजबूत होगा। हाँ, तो मनुष्य जो है मांसाहारी, उसका दांत मजबूत होगा, जो शाकाहारी उसका कमजोर होगा। क्योंकि यूज करने, जो गन्ना खाता है, तुम लोग खाओ अभी गन्ना, तो होगा तो लगेगा कि दांत को खिसका दिया। और जो गन्ना खेत में रहता है उसको देखो, यानी जो मजदूर है, जो गन्ना खेती होता है, वो बचपन से खाते आया, कैसा भी गन्ना को खा जाएगा, ठीक है। आप लोग, हम लोग थोड़ा खाते खाते मुंह दुख जाएगा, तो आदत हो गया, एक्सपीरियंस हो गया करते करते। तो ये लेमार्क बात कहता है, ठीक है। जो मनुष्य नदी किनारे, उसको तैरना अपने आप आ जाता है। गौर करना, और तुम अगर नदी किनारे नहीं हो, घर नहीं है, तो नहीं सीखोगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं, जाते हैं बचपन से, देखते देखते भी सीख जाते हैं, ठीक है।
तो लेमार्क यही कहता है कि आप प्रकृति के अनुसार जो है अगर जो अंग का यूज कीजिएगा तो वह गुण आपके अंदर आ जाएगा, और जिसका यूज करना बंद कर दीजिएगा वो धीरे धीरे अपघटित हो जाएगा। ठीक है, अब आइए डार्विन का भी सिद्धांत सुन लीजिए। डार्विन भी महत्वपूर्ण है, बातचीत मत कीजिए। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे, वहाँ पूछ देगा ना जैव उद्द विकास का सिद्धांत, ऑप्शन में डार्विन भी दे देगा तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, इसलिए अच्छे से समझो क्या है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी रहते हैं। 1859 में उनका पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति वरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। उद्द विकास, ये भी है जैव उद्द विकास का ही सिद्धांत है डार्विन का। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। अभी आप देखिएगा हजारों तरह के जीव आपके बिहार से भी लुप्त हो गए। बहुत तरह का जीव, आप बचपन में जो पक्षी को देखते होंगे अब नहीं है वो। बचपन में याद करो पहले सांप उप जो होता था बहुत ज़्यादा रहता था, हरा हरा सांप पर जो होता है, अब देखो नहीं दिखेगा। गौरैया कितना चोचो चोचो सुबह में एकदम उठते हो गए तो करना शुरू कर देती थी, कहाँ करती है, नहीं करती है ना। तो उसके पीछे रीजन है वो ख़त्म हो गई, आपके जलवायु से वो ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। क्योंकि इसलिए विलुप्त हो गई वो अपने आप को नहीं ढाल पाई, पेड़ पौधा आपने काट दिया, उसके घर को उजाड़ दिया, जलवायु परिवर्तन हो गया। हम आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमने एसी लगा लिया, स्वेटर बना लिया, नहीं तो हमने प्रकृति के अनुसार अपने आप को बना लिया कृत्रिम तरीका से। लेकिन जीव जंतु जो है, अब कुत्ता है देखो, गर्मी लगता है नाली खोजना शुरू कर देता है, और वो बेचारा कहाँ से एसी लाएगा। तो कुत्ता जिंदा है बेचारा, नाली में भी घुस करके जिंदा है। लेकिन उसी तरीका बहुत सारा जीव है जो जिंदा नहीं रह पाया, उसको नहीं मिला वो पानी का वो जगह, तो वो मर जाएगा, गर्मी से मर जाएगा, बहुत सारे कारण से मर जाएगा, बीमारी आएगा उससे मर जाएगा। तो प्रकृति में वही जीव जिंदा रह सकता है जो प्रकृति के साथ संघर्ष करेगा। प्रकृति अगर प्रकृति के अनुकूल अपने को नहीं ढालेगा तो वह जीव भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, देखो आप पढ़े होंगे महाभारत में लास्ट में दिखाया है दुर्योधन के साथ कुत्ता बस एक जीवित रहता है। नहीं देखो सब युग है, अगर गौर करोगे ना तो आपको बहुत सारा चीज़ धार्मिक ग्रंथ में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया किसको? कुत्ता को, क्योंकि मानव के नज़दीक का जानवर है कुत्ता। ठीक है, क्योंकि कुत्ता को आप देखो कि हर एक तरह का भोजन कर लेगा, मांसाहारी शाकाहारी। ठीक है, बिस्किट भी खिलाओगे खा लेगा, कुछ भी खा करके वो घास वो खाता है। वो जब उसका अनपच होता है ना तब वो निकालने के लिए खाता है घास, ऐसे नहीं खाएगा। अब उसको थोड़ी ही दवाई तुम दोगे, बेचारा अपना तरीका जानता है अपना। ठीक है, कौवा हो गया, कौवा भी आपको बहुत मतलब जब तक मानव है धरती पे तब तक रहेगा, क्योंकि वो भी जो है ना वो हाँ एक्चुअली देखो कौवा क्या है कि मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, मरा मांस भी खा लेगा, जिंदा मांस भी खा लेगा, जिंदा जीवों को मार के खा लेगा, रोटियों निकाल के खा लेगा, या अनाजों खा लेगा, कुछो खा लेता है। तो वो ज़्यादा दिन तक अपने आप को सर्वाइव करेगा। नहीं कुछ मिला तो देखा चूहा जा रहा है ले गया, नहीं चूहा मेढक सबको मार खाता है। ठीक है, जिंदा मुर्दा भी खाता है, मरा हुआ सब जीव मरा हुआ मांस नहीं खाएगा, सब जीव मरा हुआ मांस नहीं खाएगा। लेकिन कौवा क्या है, कुत्ता क्या है, मरा हुआ मांस खाएगा। यानी वो सर्वाहारी, हर एक तरीका का भोजन वो ले लेता है, इसीलिए वो सर्वाइव कर लेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, सर्वाइव कर लेगा। तो यही चीज़ डार्विन बोलता है कि क्या बोलता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, जो इसमें लिखा वही बोलते हैं, जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं जीवित रहते हैं, तथा इसके विपरीत जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। यानी जीवन संघर्ष, जीवन क्या है, संघर्ष है। आप भी इस धरती पे हैं तभी तक आप अच्छे से रह पाइएगा जब तक आप संघर्ष कीजिएगा। अभी कंपटीशन क्या है आपके लिए, संघर्ष है। नहीं कोई आप ही में से आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाइए। संघर्ष नहीं कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा तो आप आगे रहिएगा। फ्री में कोई खिलाता है रे, अभी माँ बाप है तो खिला देगा, माया मोह है तुम्हारे साथ, लेकिन एक समय आएगा नहीं कि आपको माँ बाप भी कहेगा कि अपना शिकार करो,
अब कमाओ खाओ, अब हो गया तुम्हारा यहाँ से, तो उस समय आपको संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, ठीक है। समर्थ की उत्तरजीविता, जो समर्थ होगा वो जिंदा रहेगा, जो समर्थ रहेगा वो शक्तिशाली रहेगा, जो अपने आप को उस तरीका का ढाल लिया तो वो जिंदा रहेगा, बाद बाकी जो है पंखों में लटक जाता है, क्या करूँ, उसको समझ में नहीं आता क्या करे, नहीं होता है नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाया, समझ नहीं पाया दुनिया को, कुछ भी कर लेता है। वातावरण के अनुकूल नई जातियों की उत्पत्ति, और नई जातियां भी वातावरण के अनुसार बनते रहता है। नई जातियां, कोई जरूरी नहीं है जो पृथ्वी पे है वही रहेगा, नया जाति भी आ जाएगा, ठीक है। नई प्रकार की जातियां की भी उत्पत्ति होते रहती है। पेड़ पौधा हो चाहे जीव जगत में हाइब्रिडाइजेशन अभी देखो होता है ना, तो वो प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी। अब आइए प्राणियों के विकास का सिद्धांत। जैव शास्त्रियों के अनुसार क्या है कि जीवन का विकास कई युगों में हुआ है। हम लोग डायरेक्ट इस युग में नहीं आ गए, कल युग में। कल मतलब होता है लोहा युग, मतलब युग, लोहा युग में ऐसे ही नहीं आ गए हम, उसके पीछे कई युग हैं। महाभारत रामायण अलग अलग युग की कहानी है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र हुए, सतयुग की कहानी है। उसके बाद राम हुए, द्वापर की कहानी है। कृष्ण त्रेता का, द्वापर हो गया कृष्ण का, ठीक है। तो ये अलग अलग युग आया। तो साइंस भी बोलता है अलग अलग युग। कभी पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे, जुरासिक युग उसको बोलते हैं। जुरासिक पार्क एक मूवी है, डायनासोरे वाला खाली है, दिखाता है ना। पेड़ 40-40 फीट हुआ करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे समाप्त हो गए। समाप्त की कई प्रक्रिया हुआ होगा। कहा जाता उल्का पिंड टकरा गया पृथ्वी से, आग लग गया, सब जितने भी डायनासोर हैं मर गए। तो कैसे पता चलता है डायनासोर थे? तो अभी भी नरकंकाल, उसमें जो उनका कंकाल है, जो उनके अवशेष है, उनका अंडा है या कुछ मिलता है, उसमें अभी भी स्ट्रक्चर है। तो वो वैज्ञानिक बता देते इस स्ट्रक्चर का है वो डायनासोर, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर जीवन का लक्षण लगभग 3 अरब वर्ष से मिलना शुरू हो गया, ठीक है। लक्षण मिल रहा है, जीव पैदा होना शुरू हुए कितने वर्ष पहले से? 3 अरब वर्ष पहले से। और उसको जीव विहीन युग, इससे पहले के युग को क्या कहा गया? जीव विहीन युग। यानी 1 अरब 70 करोड़ वर्ष जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जीव नहीं थे, कोई प्रकार का जीव जंतु नहीं था। उसको क्या कहा गया? योजोइक पीरियड, यानी जीव विहीन युग, ठीक है। उसके बाद परजीव आए जो कि अत्यधिक सूक्ष्म जीव थे, जो दिखाई नहीं देते थे, जीवाणु, अभी कोरोना की तरह छोटे छोटे जीव बने जो दिखाई नहीं दी। अभी जो कोरोना बड़ा बड़ा हो जाए, अंदर वाला है, तुम लोग तो मारे चप्पल उसको मार दोगे वहीं, क्योंकि बेहुदा तुम कितना जान ले लिया। नहीं, अगर वो बड़ा दिखे, वो तो पूरा कोरोना ऐसा विषाणु है कि पूरे अगर देश, पूरे विश्व का अगर एक जगह किया जाए 250 ग्राम भी नहीं होगा। और कितने लोग को क्विंटल आदमी को ले गया, अभी भी ले जा रहा है। चीन में अभी भी लॉकडाउन होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वो सूक्ष्म जीव का युग है, दिखता नहीं है लेकिन है। नहीं, कोरोना दिखा किसी को नहीं, लेकिन महसूस सबने किया आसपास। नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री महसूस करते थे, घंटी बजा के भगाए। नहीं, चलिए। उसके बाद जो है बिना हड्डी खाल वाले पनीले जीव आए। पनीला जीव पहले ही बता दिए, ये सब बता दिए। उसके बाद आए उसी में विशाल काय मछलियाँ आई। प्रथम हड्डी वाला अगर कोई जीव आया तो मछली था। प्रथम हड्डी वाला जीव कौन आया पृथ्वी पर? मछली। उसके बाद मेढक, अर्ध जलचर, यानी जल और थल दोनों पे रहता था मेढक। केकरे, केकरा मतलब कोकरा जिसको बोलते हैं, तुम लोग जिसको खा जाते हो। दलदली है, टेस्टी लगता है नहीं रे? चलो फ्राई खा, बहुत अच्छी बात है। चीन वाला तो उससे भी हद किए हुए हैं। दलदली भूमि में उत्पन्न पौधे भी अस्तित्व में आए, ठीक है। अब दलदली में कैसा पौधा होगा? वही सबसे पहले कजली होगा, धीरे धीरे क्या होगा? पौधा में रूप बदलेगा। अब धीरे धीरे मध्य युग आया, मेसोजोइक एज आया। सिर्फ सुन लीजिए कैसे हुआ, पूछेगा नहीं इससे, हम जानते नहीं, पूछेगा तो वहीं से डार्विन और लेमार्क से।
ठीक है, पूछेगा तो एकदम 100% डार्विन और लेमार्क का जो सिद्धांत है उससे पूछ सकता है, और कहीं से यहाँ से पूछने वाला नहीं। या पूछ सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने करोड़ अरब वर्ष पहले हो गई, ये पूछ सकता है, हैं? बस ये सब इंटरव्यू में खूब पूछता है, जो तुम नहीं सोचोगे वो पूछेगा। वृद्ध आदमी सब जो है ना, वो इंटरव्यू मेंबर सब जो रहते हैं उनको पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि कौन सा सेक्शन ये छोड़ के आया हो, ठीक है। हाँ, उनको छांटना है आपको, और आपको क्या होना है, सेलेक्ट होना है। इंटरव्यू या कोई भी प्रक्रिया है, प्री भी क्या है, छांटने की प्रक्रिया, आपके सेलेक्ट करने की प्रक्रिया वो नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाते हैं अपने बदौलत, ठीक है, लेकिन वो आपको छांटने का पूरा हर संभव प्रयास करते हैं। जलवायु में परिवर्तन हुआ, पेट के बल रेंगने वाले जीव आए, जैसे सांप आ गया उस मध्य युग में। 84 से 100 फीट का सांप होता था, 84 से 100। एनाकोंडा अभी भी रहता है, दक्षिण अफ्रीका में जाओगे, अफ्रीका महादेश में एनाकोंडा है, तुम्हारे ऐसा आदमी उसके पेट में कबड्डी खेल लेगा। और नहीं तो देखो द्वापर युग में कृष्ण भगवान को एगो दिखाया गया है, गुफा में जब घुसते हैं सांप जो है अपना मुंह बंद करना शुरू करता है, या देखा होगा जय श्री कृष्ण आप दिखाया है ना, वो सांप ही था ना। जब अंदर में सबको लगता है गुफा है, अब वास्तव में क्या रहता है, वो सांप रहता है। जब वो हिलना डोलना शुरू होता है तब लोग को लगता है अरे गड़बड़ जगह फंस गए, तो कृष्ण भगवान बचाते हैं गोपाल सब ग्वाला सबको। तो वो सब सच्चाई घटना है, कोई गलत घटना नहीं है, वो युग में होता था, उतने बड़े बड़े विशाल जानवर होते थे, ठीक है। अवशेष मिलता है तभी तो। अंडों के स्थान पर शिशु के रूप में माता कोख से पैदा हुए मध्यजीव युग में दूध देने वाले स्तनधारियों का युग आ गया, ठीक है। अब देखिए 3.5 करोड़ वर्ष पहले जीवन काल, इसका 1 करोड़ वर्ष पहला है, वो काल अल्प नूतन काल है, और पेरापेथिकस प्राप्योलियोपिथिकस प्राक मनुष्य टर्शियरी आए, ठीक है। ये सब पूछेगा नहीं, बस सुन लीजिए। उसके बाद जो आया रामापिथिक्स, शिवापिथिक्स मध्य नूतन काल में आया, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद सर्व नूतन काल आया 40,000 वर्ष पहले, इसका 10,000 रहा। आधुनिक मानव नियंडरथल, ठीक है। और उसके बाद आरंभिक समाज से अब जो है आपका क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा सर। तो लास्ट वाला याद रखिएगा, जो सर्व नूतन युग है जहाँ पे आपके जो आधुनिक मानव है, कहेगा कि आपके जो अभी आधुनिक मानव के पूर्वज कौन, जो हमारे आपके जैसा स्ट्रक्चर वाला, यानी ब्रेन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पहले क्या था, ब्रेन छोटा रहता था, चेहरा बड़ा, चिंपैंजी टाइप का। तो धीरे धीरे जो आधुनिक मानव है वो इसके पूर्वज जो है, किसके पूर्वज हैं, तो नियंडरथल, ठीक है। जो अभी हम लोग हैं हमारे पूर्वज नियंडरथल मानव कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आरंभिक समाज। तो सबसे पहले आरंभिक समाज में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। मानव की उत्पत्ति एवं आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं, यानी ऐसा इतिहास जिसका हमें लिखित विवरण नहीं मिला, क्योंकि मनुष्य लिखना जानते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। तो बस हम लोग क्या करते, पुरातात्विक सोर्स के आधार पर, उनके हड्डी के आधार पे, उनके औजार के आधार पे बस कल्पना करते हैं। वैसे काल को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त है, क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब आ जाइए, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है प्राक जोड़ इतिहास, इतिहास के पूर्व का युग। वस्तुतः इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया गया, आग ऐसे बना होगा, गुफा में रहते होंगे, कल्पना है, हो सकता है रहते भी होंगे, हो सकता है नहीं भी रहते होंगे, कल्पना है, लेकिन कुछ अवशेष मिलता है, उसके आधार पर कल्पना किया जाता है। 100% सच्चाई नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद आदि इतिहास, इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते, लिपि है, लिखे हैं, मनुष्य ने लिखा है, लेकिन आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। अब सिंधु घाटी सभ्यता को देखो, आदि ऐतिहासिक काल है वो, उसमें लिखा गया है, लिपि है, लेकिन आज तक किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं है, आज तक किसी ने उसको नहीं पढ़ा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, यानी आदि ऐतिहासिक काल, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, अपनी लिपि में लिखा है,
उनकी लिपि पिक्टोरियल लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, मछली आकार का चित्र बहुत सारा दिखता है उसमें, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पढ़ा उस चीज़ को। तो वैसे इतिहास को हम लोग आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, और उसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। और इतिहास आप जानते ही हैं, लगभग 6ठी सदी से जो कि हमारे पास सोर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लिखित सोर्स। इतिहास जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास किसको कहते हैं? इतिज और हज और आस, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई है। यानी वर्तमान के प्रकाश में जो हम अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन, वही इतिहास। वर्तमान का प्रकाश यानी सोर्स, जैसे हमारे पास मकान निकला टूटा हुआ, हमारे पास हड्डी निकला, औजार निकले, उसके आधार पर जो हम इतिहास लिखते हैं वो प्रमाणिक इतिहास होता है। अगर आपके घर में अंदर से निकल जाए घड़ा और उसमें 10-20 गो सोना का सिक्का निकल जाए, तो ये कहा जा सकता है कि आपके पूर्वज जो थे पैसे वाले थे, धनी मनी थे। और घर में निकले कौड़ी टूटा हुआ, नहीं कहता कि टूटा हुआ जो है कौड़ियों नहीं है घर में, तो गरीबी में जिए होंगे, कुछ नहीं निकला, नहीं तो अंदाजा तो लगाया जाता है यही सबसे ना। तो इतिहास उसको बोलेंगे जिसके पुरातात्विक सोर्स मिले और साथ साथ कुछ साहित्यिक सोर्स मिल गया तो सोने पे सुहागा। नहीं, घर में निकल गया लिखा हुआ पत्र कि फलनमा जगह पे खुदाई करो, वहां निकलेगा 4 क्विंटल सोना। मूवी में होता है, रियल नहीं होता है। मूवी भी बनता है ना मनुष्य के कल्पना पर ही। किसी को रात को सपने में कोई आ जाता है और सुबह खोदना शुरू कर देता है, और कई बार कहा जाता है मिल भी जाता है। हो सकता है, कुछ शक्ति है, एनर्जी है। चलिए, अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, चित्र में आपको दिख रहा होगा मछली दिख रहा होगा, कछुआ दिख रहा होगा, सुअर दिख रहा होगा, मेमल्स मतलब स्तनपायी, उसके बाद जो है प्राइमेट्स जिसको बोलते हैं प्रारंभिक मानव, ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है चिंपैंजी, धीरे धीरे जो है बंदर जिसको बोलते हो, नहीं उसके बाद धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है हथियार लेके खड़ा हो गया। ऐसे आए हो सब, नहीं तो यहाँ पे तो सब एक जैसा ही दिख रहा है। नहीं, आगे बढ़े। अब सोच लीजिए कि हम लोग कहाँ से, मतलब हमारे शरीर शारीरिक सुंदरता बढ़ते गई। गौर कर रहे हो कि नहीं? शारीरिक सुंदरता क्या हुई? बढ़ते गई। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छे से बस समझ लीजिए, क्वेश्चंस कई बार पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, लेकिन तैयारी तो हमको पूरा करके ही जाना है। अब है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है, पत्थर का काल। जब मनुष्य पत्थर के मांद में रहा करता था, पत्थर का औजार बनाता था। जनरली औजार के नाम पे काल का नाम पड़ा है, किसी युग का नाम पड़ा है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कलयुग है। अभी हथियार क्या चीज़ का रहता है? टीना का, लोहा का, क्या चीज़ का रहता है? लोहा का रहता है ना। कहता है लोहा उठा लिया है। लोहा मतलब उठा लिया, मतलब हथियार उठा लिया। तलवार से लेकर, चक्कू से लेकर के गोली, पिस्तौल, क्या चीज़ का रहता है? सब लोहा का रहता है। तो लोह युग है, यानी कलयुग है। कल का मतलब ही होता है लोह। इससे पहले एक ताम्र युग आया, कांस्य युग आया, सिंधु घाटी सभ्यता। कांसा का यूज होता था, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया गया, तो उसको कांस्य युग बोला, ठीक है। तो यानी युग का नाम जो पड़ा है वो औजार के नाम पे पड़ा है, जिसका लोग ज़्यादा यूज करते थे, जिस धातु का यूज। उससे पहले तांबा का यूज करते थे तो ताम्र युग आया। नहीं, उसके पहले पाषाण का युग था, पत्थर का युग था। पत्थर का यूज होता था, पत्थर के घर में रहते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर पे पीस पीस के जो है चटनी बनाते होंगे। नहीं, वो सब तो करते ही होंगे, तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन बनाते होंगे पत्थर से ही। अभी भी तुम लोग के घर में 2 पत्थर जरूर होगा, नहीं कुछ तो नहीं। इसीलिए है कि हम लोग आए हैं कहाँ से? सीखते हुए उधर से। बहुत लोग के घर मिक्सी होगा, हम जान रहे हैं, नहीं होगा पत्थर का, लेकिन जनरली गांव घर में पहुंच जाओ तो अभी भी जो है सुबह शाम नहीं आपको दिखाई देगा। चलिए, लेकिन उसका टेस्ट और जो है मशीन वाले का अंतर है क्या? हाँ, उसी पे नानी को एकदम पीस के खिलाइए।
और टेस्ट में भी अंतर होता है, गौर करोगे टेस्ट में भी अंतर आता है, ठीक है। और क्या हुआ, चलिए अब आ जाइए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब आ जाइए, पाषाण काल, पत्थर के काल को 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब से कब तक पूर्व पाषाण काल था। तो पूर्व पाषाण काल देखो क्या लिखा हुआ है, 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। 25 की जगह 20 भी रह सकता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यह सब कोई बैठ के वहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, सब कार्बन डेटिंग से निकाला गया है। कार्बन डेटिंग 10-20 साल आगे पीछे हो सकता है। कार्बन डेटिंग मतलब समझता है, जो अवशेष मिले उसका कार्बन का एक पद्धति होता है, C14 C12। तो कोई पदार्थ है ना इस धरातल पे, सब में कार्बन रहता है, उसकी मौजूदगी से पता चल जाता है कि कितना कार्बन है। एक C14 C12, तो C12 कितना है, C14 उसमें कितना है, कंपेरिजन किया जाता है, क्योंकि एक समय पीरियड होता है उसमें वो नष्ट होना शुरू होता है। तो कितना बचा है उसके आधार पे जो है वैज्ञानिक जो है पता कर लेते हैं कि उसमें उसकी आयु कितनी पुरानी है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं 20 लाख भी लिखा रहे तो बहुत स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है। कहोगे कि दोनों ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन नंबर ई, बीपीएससी में आपको सुविधा है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस बार लगाए, क्या ठोक लगाए ऑप्शन नंबर ई, नहीं लगाए। बहुत लोग उसमें ई पे ना रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। ई थोड़ा अद्भुत हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन का इस बार ई आया था। तो 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो पूर्व पाषाण काल है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। मध्य मतलब होता है मेसो, ठीक है, लिथिक मतलब पत्थर। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं 6,000 भी लिखा है, घबराने की बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। अब है नव पाषाण काल 7,000 से, अब देखो यहाँ 5,000 दे दिया, यहाँ 7,000 दे दिया, तो कोई युग तुरंत समाप्त नहीं होता है, इसलिए आगे पीछे हो सकता है। से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक का काल क्या है, नव पाषाण काल। यानी 7,000 से लगभग 3,000 के पीरियड को हम नव पाषाण मान सकते हैं। और 3,000 के बाद आपका आ जाएगा धातु युग। धातु युग में ताम्र युग, धातु युग में कौन सा युग आ जाएगा, ताम्र युग आ जाएगा। तांबे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। अब आ जाइए, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट सकते हो तुम अपनी सुविधा के अनुसार। एक है आपका 25 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व, उसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण में भी निम्न। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल को 35,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो ये आप पूरा पाषाण को भी बांट सकते हैं 3 भाग में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब देखिए इसमें जो है आप लोग खुद से पढ़िएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य पहले पैर पे रहते थे, वो जमीन पर उतर गया। क्योंकि अब क्या हुआ कि मनुष्य जो है 4 पैर से 2 पैर पे खड़े हो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते नहीं। तो ये आप लोग पढ़िएगा, ये नोट्स आपको हम डाल देंगे ग्रुप में, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पूर्व चेलियन संस्कृति, ये सब आप पढ़िए। चेलियन संस्कृति कहाँ स्थल के नाम पे पड़ा है, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आपको जनरली पूछेगा नहीं बीपीएससी में, लेकिन हमने हर एक चीज़ को, हाँ, सोहन संस्कृति से पूछ सकता है। और इसके लिए एक दूसरा नोट्स अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत के प्राचीन जो पाषाण काल है उससे जुड़ा है, उससे आपको पूछ सकता है। सोहन संस्कृति जैसे है तो उसमें हथियार का क्या नाम है, चापर चॉपिंग। कहोगे ये क्या था कि पत्थर को पतला कर करके ब्लेड के तरीका से बना करके हथियार बनाया जाता था। गोले पत्थरों से पेवल्स को तोड़कर हथियार बनाए जाते थे। उपकरण के अवशेष पंजाब के सोहन नदी पर मिले। तो ये सब आपका देख लीजिएगा अच्छे से। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व, नियंडरथल मानव। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो मानव आए उनको क्या कहा गया है, नियंडरथल मानव। ये पूछ सकता है कि नियंडरथल मानव कब आए।
तो ये याद रखना आपको इतना आसान काम नहीं होगा, आप लोग इसको 1-2 बार लिखिए घर पर, ठीक है। मेन चीज़ अब आपको हम बता देते हैं कि मेन चीज़ जो भारतीय संस्कृति से है वो क्या आपको पूछ सकता है उसके बारे में, ठीक है। ये हाँ देखिए यहाँ पर जो है इतिहास वही चीज़ है, आपका चर्चा कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल, अभी हमने चर्चा कर दिया, मानव का विकास के बारे में बता दिया, हिंदू ग्रंथ के अनुसार भी हमने चर्चा कर दिया। पाषाण काल, अब देखिए यहाँ से हमने आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये तीनों काल का चर्चा कर दिया। फिर पूरा पाषाण में भी निम्न पूरा पाषाण है, मध्य पूरा पाषाण है, उच्च पूरा पाषाण है, इसको हमने बोला कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें शॉर्ट नोट्स है इसलिए हम इसको पढ़ा देते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम क्या हुआ, क्वार्ट्जाइट पत्थरों का उपयोग शुरू हुआ, और उस काल में मानव क्या था, जीवन अस्थिर था, यानी एक जगह नहीं रहता था, घूमते रहता था, यानी मनुष्य का जो जीवन था खाना बदोश टाइप का था। भोजन की तलाश में क्या होता था, मनुष्य भटकते रहता था निम्न पूरा पाषाण काल में। उसके बाद शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था, छोटे छोटे जीवों का शिकार करता था, ठीक है। उसके बाद आइए, इस काल में उपकरण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला चॉपर और चॉपिंग, और दूसरा है पेबुल संस्कृति। तो यह जो है हथियार के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति। देखिए इसके उपकरण भारत में, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। सबसे पहले ये जो उपकरण मिले हैं वो पंजाब के सोहन नदी में मिले हैं, यानी भारत में पूछेगा सबसे पहला जो पूरा पाषाण, यानी पाषाण में भी क्या है, पूर्व पूरा पाषाण काल के जो खोज हुए हैं वो सोहन नदी घाटी में हुआ है, यानी सबसे प्राचीन जो आपका पुरातात्विक स्थल है वो आपका सोहन नदी घाटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन नदी कहाँ है, पंजाब में। उसके बाद है हैंड एक्स संस्कृति, तो हथियार के नाम, ये सर्वप्रथम मद्रास के समीप और मदुरई तथा अतिरम्पकम से प्राप्त हुआ, ये जगह का नाम है, ठीक है। साधारण पत्थर कोर फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए, तो ये सब जो हथियार के नाम पे संस्कृति का नाम पड़ा है। उसके बाद इसके अवशेष कहाँ मिले, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र के परवरा नदी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के घाटियों में इस काल के मानव मूलतः निग्रेटो जाति के थे। अभी भी जो आपका अनुसूचित जनजाति वगैरह रहता है या अफ्रीकन जो लोग हैं वो निग्रेटो जनजाति के हैं, ठीक है। हम लोग भूमध्यसागरीय होंगे या पोर्टो एस्ट्रोलाइड होंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके अफ्रीकन लोग रहते हैं वो निग्रेटो रहते हैं। तो ये जनजातीय समूह के बारे में है। संस्कृति का अस्तित्व के स्वरूप और साक्ष्य, देखिए यहाँ पे चित्रित शैलाश्रय भीमबेटका, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश है, रायसेन जिला में, ठीक है। तो भीमबेटका में जो है आपको क्या मिला है कि गुफा के अंदर देख लो ये छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आ जाइए मध्य पूरा पाषाण काल, अगर पूछेगा कि भीमबेटका जो है वो किस काल का अवशेष है, तो पूर्व पूरा पाषाण का, पूर्व पाषाण है, पूर्व पूरा पाषाण, हाँ पूरा पाषाण में भी पूर्व, अब पूरा पाषाण में ही मध्य पे आइए, कंफ्यूज कर सकता है आपको। बेलन घाटी भी उत्तर प्रदेश में है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट, बेलन घाटी कहाँ है, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में, ये भी पूर्व पूरा पाषाण काल के अवशेष हैं। अब आ जाइए मध्य पूरा पाषाण काल, और ये जो है डॉक्टर HD सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का है। फलक जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड के तरीका का हथियार का यूज होने लगा, फलक संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट, फ्लोट के पत्थर प्रयुक्त होने लगे, यानी धार जो था दोनों तरफ बनाया जाता था ब्लेड की तरह, ठीक है। इसमें खास करके बेधक, खुरचनी, बेधनिया, हाथ के कुल्हाड़ी, यानी शुरुआत में हाथ का कुल्हाड़ी बनाया गया, हाथ से ही लोग काटते थे, मतलब पत्थर का नुकीला बना करके। तो ये सब जो हथियार बनाए गए ये मध्य पूरा पाषाण काल के, ठीक है, याद रखिएगा। और संस्कृति में हम लोग जो है मेन रूप से पढ़ेंगे सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है, सोन घाटी, सॉरी सोन घाटी, तो सोन नदी नहीं, सोहन है पंजाब में, सोन है ये। सोन घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सोन बिहार में भी आती है, कथुआ के पास जो है गंगा में मिल जाती है। धसाना, बेतवा नदी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ये डायरेक्ट आपको दे सकता है कहाँ पे है, किस राज्य में है, जैसे सिंध है, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र। उसके बाद कृष्णा घाटी कर्नाटक में, ये सब आपके मध्य पूरा पाषाण काल के, ठीक है।
चलिए अब आइए नियोलिथिक शब्द, ग्रीक शब्द नियो से बना है जिसका अर्थ ही होता है नया, यानी अब नया युग आया, नव युग आया, इसी को बोलते हैं नवपाषाण युग। कब से कब तक रहेगा? कब से कब तक रहेगा? 7000 से लगभग 3000, क्योंकि 3000 में कौन सा युग आ जाएगा? धातु युग, ताम्र युग। ठीक है, तो यहाँ से अब मेन रूप से क्या होता है कि आपको बहुत सारे जैसे आवास स्थल मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इसका कालक्रम लगभग 8000, तो बताइए 1000-2000 साल आगे पीछे इसमें होगा। देखिए यहाँ पे जो इतिहास शास्त्री हैं, क्या नाम है इनका? गॉर्डन चाइल्ड नामक पुरातत्ववेता ने अनुसार संस्कृति का उद्भव पश्चिम एशिया के धनकार क्षेत्र में हुआ है, जो विश्व भर में वहीं से प्रसार हुआ है। यानी पश्चिम एशिया से ही नवपाषाण काल की संस्कृति पूरे विश्व में फैली है। अब इसका जो है भौगोलिक विभाजन नवपाषाण युग का जैसे है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र हैं, मेहरगढ़। यह क्वेश्चन मेहरगढ़ वाला बार बार पूछता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? खेती करने का साक्ष्य, अनाज का, मेहरगढ़ से ही मिला। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, मेहरगढ़ वाला। ठीक है, आगे लिखा हुआ होगा, देखिएगा। मेहरगढ़ में की गई खुदाई में नवपाषाण युग के लोगों के घरों एवं निर्माण स्थल सामने आए हैं। हसिया, हथेदार कुल्हाड़ी, बर्मा, दांतों वाले कंधे, मूसल, मछली का जाल, छेनी, सुई, ओखली, कांटेदार भी, छुरी, बुनने का सुआ, ये सब आपको मिला है। बुर्जु होम जो कश्मीर में है वो सांस्कृतिक स्थल है। उसके बाद कश्मीर में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गर्त घर मिला है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, हथियार, ये सब आपको मिले। अब देखो मेहरगढ़ कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 63rd में या 64th में। ठीक है, वो पूछा था कि सबसे पहले जो है खेती के या गेहूं के बीज कहाँ मिले हैं, तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में। यह क्वेश्चन बहुत भिविया है, फिर पूछेगा बीपीएससी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और वहाँ पे मात्र 3 गो दाना जो मिला है वो गेहूं का, 2 गो मिला है जौ का। इसका मतलब सबसे पहले जो खेती वहीं पे शुरुआत हुई। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कच्चे ईंट का मकान बनना शुरू हो गया था। और अस्थाई जीवन लोगों ने जीना शुरू कर दिया था, चूँकि खेती करना यानी खाद्य उत्पादक मनुष्य जब बना है वो लगभग नवपाषाण काल में बना है। अब देखो ये कोल्डिहवा भी बार बार पूछा है। सबसे पहले जो चावल, जो धान की खेती है ना, कोल्डिहवा में मिला। अगर पूछे सबसे पहले कृषि का, ठीक है, कृषि बोले सबसे पहले नवपाषाण काल में कहाँ हुआ था, तो मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे चावल या धान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेलन नदी इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईस्वी पूर्व धान के खेती के प्रमाण मिले हैं, जो भारत ही नहीं वरन विश्व में सबसे प्राचीन धान की खेती का साक्ष्य है। यानी चावल की खेती कोल्डिहवा में सर्वप्रथम हुआ है। रंगपुर, यहाँ नहीं है, रंगपुर, जो कोल्डिहवा हम जानते हैं, रंगपुर के बारे में नहीं जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लहुड़ा देव में चावल की खेती 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद है संगनकल्लू, कर्नाटक, पशुपालन, कृषि, मिट्टी के बर्तन, ये सब मिले हैं। प्रस्तर उपकरण यानी पत्थर के, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तो ये साक्ष्य जो मिला है। मगहरा, उत्तर प्रदेश से विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ी का निर्माण मिला है। धान के अलावा जौ की खेती, पशुबारा के साक्ष्य मिले हैं। सारू मारू, असम जो जगह है वहाँ पे क्या मिला है, गुवाहाटी के निकट उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ मिली, अंकित मृदभांड मिले, यानी उस पर डिजाइन लिखा हुआ था। उसके बाद पिकली हल कर्नाटक से मिला है। यहाँ से राख के ढेर मिले हैं। निवास स्थल में दोनों मिले हैं। ठीक है, चिरांद, हाँ ये पूछ सकता है चिरांद। चिरांद कहाँ है, तो सारण में है। चिरांद ये पूछ सकता है, बिहार का पुरातात्विक स्थल बीपीएससी पूछ सकता है। बीबीआई लिख लो, चिरांद कहाँ है, सारण में है। सारण नहीं नाम सुना है? चिरांद हाँ पुरातात्विक स्थल है, सारण जिले में स्थित है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं और हिरणों के सिंग से निर्मित थे। यानी उस क्षेत्र में हिरण होता है और वहाँ पे हिरणों के सिंग से बहुत सारे हथियार बनाए गए थे। नौमा है मेघालय, सरकंडे व मिट्टी के घर मिले हैं। नवपाषाण कालीन संस्कृति की क्या विशेषता है,
कृषि संबंधी गतिविधि आरंभ हुई है। कृषि करना लोग यानी मनुष्य खाद्य उत्पादक बना। पशुपालन, घरों में अब कुत्ता को पालतू बनाया। कब बनाया? नवपाषाण काल में। प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। सेकंड कौन सा था? भेड़। तीसरा कौन था? बकरी। चौथा शायद सूअर था। ठीक है, उसके बाद है पॉटरी, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना शुरू किए। चूंकि आग का उपयोग करना यहीं शुरू हुआ नवपाषाण काल में। चूंकि अब आग से पका करके मिट्टी के बर्तन पकाए जाने लगे और लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, आभूषण बनाना, व्यवसाय करना ये सब शुरू कर दिया। उसके बाद इस काल में पूजा अर्चना, जादूगरी, कबीली प्रथा, वर्गीय प्रणाली स्टार्ट हो गया। चावल, गेहूं, मूंग, मसूर ये सब की खेती आरंभ हो गया। यानी जितना भी खेती उती का जो मेन रूप से शुरुआत हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगर नहीं आपको पता चल रहा है कुछ भी तो नवपाषाण पे ही रिस्क लीजिएगा। ठीक है, रिस्क लेने की बात हो। अगर नहीं पता है तो नवपाषाण काल के ही बारे में अगर कुछ पूछ दे किस काल का है मध्य पूरा नव में, तो नव पे रिस्क लीजिएगा। मैक्सिमम चीज आपका नवपाषाण का। अब देखो यहाँ पे इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ अब ताम्रपाषाण युग आ गया। मतलब तांबे के साथ साथ पत्थर का भी युग है। और ये लगभग जो है 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है कि मनुष्य ने तांबे का खोज कर लिया था। और इसके प्रमाण अतिरमपक्कम मद्रास जो साउथ इंडियन है कुल्हाड़ी तांबे का मिला है। उसके बाद है नवदा टोली मध्य प्रदेश, सुनियोजित बस्ती, लाल काले मृदभान तांबे के उपकरण। आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिएगा कि लाल और काला मृदभांड का मिला है अवशेष। गेहूं, मसूर, चना, मटर, चावल आदि के खेत। दैमाबाद महाराष्ट्र है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु। नहीं, गोदावरी नदी के तट पे मिला है। रथ चलाते हुए मनुष्य, सार ये सब जो है मूर्ति मिला है तांबे का। ठीक है, इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान, यानी गोलाकार गड्ढे करके मकान बनाते थे। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है और बीपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, धान नहीं पूछेगा, चावल नहीं पूछेगा, अब पूछेगा क्या? कपास का जो सर्वप्रथम कहाँ साक्ष्य मिला है, देख लेना तुम। बता रहे हैं कभी ना कभी पूछेगा ये। हाँ, पटसन, नेवासा महाराष्ट्र मिल गया, यही खोजेगा वो। ठीक है, पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नेवासा महाराष्ट्र में। मृदभांड लाल एवं काले डिजाइन वाले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। तो कुल मिला के आपका ये तीनों काल हो गया, मध्य पुरापाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से करके ऑब्जेक्टिव जो है लास्ट में आपको पीडीएफ दिए है उसमें है, अच्छे से बना लीजिएगा। नहीं बने तो आंसर की देख करके भी एक बार पढ़ जाइए। आपको यह टॉपिक में अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, इसलिए हम इसको छोड़ रखे थे, क्योंकि आप लोग आसान चीज़ खोजते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा यादाश्त वाला चीज़ ज़्यादा है, याद करने वाला। ठीक है, समझने वाला कम है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।